नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत है। और जो सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग तटीय मैदानों के बारे में डिस्कस करेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये दक्कन का जो पठार है, इसे हम डेक्कन पेनिनसुला या दक्कन का प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप में जो है तीन ओर से जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसमें हमें जो है दोनों तरफ जो है तटीय मैदान मिलेंगे समुद्रों से के किनारे लगे हुए, और इनका निर्माण जो है यहाँ से बहने वाली नदियों के कारण हुआ है, जिनने जो है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट का जो है अपक्षरण इरोजन करके जो है इन मैदानों का निर्माण किया है। तो इसी में हम लोग देखेंगे, अलग अलग वर्गीकरण कर लेंगे दोनों भाग का, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर क्या खास चीज़ें हमको मिलती हैं, ये सारी देखते हुए हम जो है आगे चलेंगे। तो अगर हम कोस्टल प्लेन अगर देखें तो इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो इसको पूरे मैदान को, जो समुद्री क्षेत्र से लगे हुए पूरे हमारे राज्य हैं, उनका जो है हमने वर्गीकरण किया है। तो पश्चिमी मैदान में हमने कैसा वर्गीकरण किया है, तो ये जो गुजरात वाला हमें जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर दमन दीव तक के जो है वहाँ पर हमारा आ जाता है गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। और ये पूरे गुजरात में जो है गुजरात से दमन दीव तक के है, दमन दीव तक है। उसके बाद उसी के आगे हम चलेंगे तो आएगा कोंकण का मैदान, जो कि हमको मिलेगा कहाँ, गोवा तक, है ना। तो दमन दीव से गोवा तक है कोंकण का मैदान। महाराष्ट्र मतलब सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तरफ, वेस्टर्न साइड हम बोलेंगे कौन सा मैदान है, तो कोंकण का मैदान। ये है हमारा कहाँ से, तो दमन दीव से लेकर के गोवा तक है। उसी में हम देखेंगे तीसरा, आगे जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें गोवा के बाद से मैंगलोर तक कन्नड़ मैदान, कर्नाटका से लगा वाला भाग होगा। तो इस मैदान में हम देखेंगे ये गोवा से नीचे मैंगलोर तक के जो है, या मैंगलुरु तक के जो है फैला हुआ है। उसके बाद हम आएंगे जो कि हमारा मैंगलोर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जो केरला वाला क्षेत्र है उसमें आएगा, जिसे हम बोलते हैं मालाबार तट। याद रखेंगे मालाबार तट। बेसिकली ये पूरा का पूरा केरला वाला एरिया जो है कवर करेगा। इस मैदान में जो है कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना है, जैसे कि मालाबार तट जो है फेमस है, कई सारी जो है बैक वाटर्स, जिन्हें बोलते हैं हम क्या, झीलें, जैसे कि वेम्बनाद झील, इसके बाद अष्टमुडी झील, इस तरह की झीलों के लिए जो है फेमस है ये मैदान। इसी के साथ जो है एक और चीज़ के लिए जो फेमस है केरल का तट, वो है एक प्रकार की सैंड मिलती है जिसे बोला जाता है, रेत मिलती है जिसे बोला जाता है मोनाजाइट सैंड या मोनाजाइट रेत। और ये मोनाजाइट रेत याद रखेंगे मालाबार तट में पाई जाती है। फेमस है ये आपकी थोरियम की प्राप्ति के लिए, थोरियम। तो आप सबको पता है जैसे कि थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसकी हम जो है रिफाइनिंग करके यूरेनियम निकाला जा सकता है। और यूरेनियम जैसे आपको पता है कि एनर्जी सेक्टर के लिए स्पेशली जो है भारत एक डेवलपिंग विकासशील देश है, तो एक विकासशील देश के लिए जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो थोरियम जो है कम पॉल्यूशन में जो है यूरेनियम जनरेट करा सकता है। तो ये याद रखेंगे, माँ से मालाबार, माँ से मोनाजाइट सैंड ये प्राप्त होती है हमें कहाँ, तो मालाबार तट में, और इससे हम जो है यूरेनियम निकाल सकते हैं। ठीक इसी में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे
पूर्वी तट के बारे में। तो पूर्वी तट में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो भी देखते हुए चलते हैं। तो पूर्वी तट में अगर हम देखें, इसका विस्तार हम यहाँ पर जो है सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक के जो इसका विस्तार है, सुवर्ण रेखा नदी से जो है कन्याकुमारी तक के जो है इसका विस्तार है, कन्याकुमारी तक विस्तार है। ठीक, अब इन दोनों में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट तट और पूर्वी तट जो है, इन दोनों में जो है ज़्यादा चौड़ाई अगर बोला जाए या ज़्यादा ब्रॉडर कौन सा है, तो याद रखेंगे पूर्वी तट जो है ज़्यादा ब्रॉडर है या ज़्यादा चौड़ा है, और वहीं पर जो है पश्चिमी तट जो है ये नैरो है, संकरा है। ये वाला तट जो है संकरा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सुवर्ण रेखा नदी से लेके कन्याकुमारी तक के माना जाता है हमारा पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में हम जो है 3 वर्गीकरण पढ़ेंगे और कुछ विशेषताएं हैं वो भी उसकी देखते जाएंगे। तो पूर्वी तट में हम अगर देखें, ओडिशा वाले क्षेत्र में जो है तट पाया जाता है, या जो तट है उसको बोला जाता है उत्कल तट, उसे कहा जाता है उत्कल तट, उत्कल तट। वहीं अगर हम देखेंगे उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलते हुए आपका उड़ीसा राज्य में बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो गोदावरी नदी तक के, महानदी के माउथ से गोदावरी नदी के माउथ तक के जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार। कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार, ये वाला क्षेत्र है हमारा महानदी से गोदावरी नदी तक के हैं, महानदी से गोदावरी नदी तक है। वहीं पर अब हम लोग और नीचे आएंगे तो लगभग हम देखेंगे ये वाला जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोरोमंडल तट। ये जो है पूरा का पूरा तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ जाता है इसमें, तमिलनाडु। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये कोरोमंडल तट जो है, हमें मालूम है कि भारत में जब मानसून आता है तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। उसकी दिशा जो है याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। लेकिन जब मानसून वापस जाता है, जब हम देखेंगे तो उसकी दिशा कुछ ऐसी रहती है, जो कि मैं बोलूँगा रिट्रीटिंग ऑफ मानसून या मानसून की वापसी जो है ये रहती है नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलूँगा मैं उत्तर पूर्वी दिशा से वापस जाता है। तो ये जो है हम इसके ओरिजिन से मान रहे हैं इसकी दिशा, यहाँ पर अगर हम माने तो ये इस ओरिजिन से इसकी दिशा क्या होगी, साउथ वेस्ट, ऐसी इसकी ओरिजिन की जो दिशा है वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट से उत्पत्ति हो रही है इसकी। तो इस तरीके से जब ये पवनें वापस आती हैं मानसून की तो ये कोरोमंडल के तट पे वर्षा करती है। तो याद रखेंगे कोरोमंडल का तट जो है इसमें जो है विंटर रेन्स या फिर सर्दी के मौसम में बरसात होती है। और इसी के कारण हम देखेंगे जब आगे हम नदियाँ पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ जो है 2 प्रकार की नदियाँ हैं। एक को हम बोलते हैं जो हिमालय में मिलती हैं, और दूसरी जो मिलती है हमें कहाँ, पेनिनसुला में मिलती है या फिर प्रायद्वीप में मिलती है, पेनिनसुला में मिलती है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, हिमालय से जो नदी मिलती है वो 12 मासी होती है, और वहीं पे जो पेनिनसुला से रिवर मिलती है या प्रायद्वीप से नीचे भाग से मिलती है, ये वाली नदी जो है 12 मासी नहीं, मौसमी रहती है, सीजनल रहती है। तो लेकिन वहीं पर हम देखेंगे जो ये यहाँ पर जो नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी, तो ये कावेरी नदी को जो है दोनों दिशाओं से जो है जल की प्राप्ति होती है। एक जो है जब मानसून आता है, जो कि बोलूँगा साउथ वेस्ट मानसून, और जब मानसून की वापसी आ रही तो बाकी नदियों के कंपैरिजन में कावेरी नदी में जो है
ज़्यादा पानी मिलता है, क्योंकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया जो है, वो दोनों क्षेत्रों में आता है, आपका साउथ वेस्ट मानसून के साथ भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ भी। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, वो अगला टॉपिक है पोर्ट्स के बारे में, बंदरगाहों के बारे में। हालांकि ये टॉपिक जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा, अभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ही देख रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं, कुछ 13 पोर्ट हैं, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेना यहीं पर ठीक रहेगा। तो अभी हम इसके बाद अगले कुछ पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। भारत में जैसे कुल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे, और फाइनली हम जो देखेंगे यहाँ पर हमारे यहाँ जो द्वीप समूह जो बचे हैं उनके बारे में। तो इस प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी में ये करने के बाद हमारा सिर्फ पेनिनसुला के बारे में जानकारी या दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में जो है जानकारियाँ बचेंगी। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे पोर्ट्स के बारे में। बंदर का स्वागत है। जैसे कि अभी हम अगला टॉपिक देख रहे थे, और ये बंदरगाहों के बारे में, पोर्ट्स के बारे में है। हालांकि ये टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, लेकिन हम फिजिकल ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, इसलिए इसे अपन देख लेंगे। पोर्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमको जानना ज़रूरी है कि इनकी महत्ता क्या, इम्पोर्टेंस क्या है पोर्ट का। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग 90 से 95% तक के जो है हमारा ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है, वो वाया सी रूट है, समुद्र के थ्रू होता है। इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो इस कारण से ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी पूरी टिकी हुई है व्यापार पर, और व्यापार में भी हम देखेंगे तो 90 से 95% व्यापार जो है हमारा सी रूट से हो रहा है, समुद्री मार्ग से हो रहा है। इसी में हम एक और अगला टॉपिक जो देखेंगे, अगला पॉइंट जो इसमें आता है कि हमारे यहाँ आज की डेट में 13 जो पोर्ट हैं या बंदरगाह हैं, ये मुख्य बंदरगाह हैं, मुख्य बंदरगाह या फिर मेजर पोर्ट्स जिनको बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 205 कुछ माइनर या फिर छोटे पोर्ट्स भी हैं हमारे यहाँ, छोटे बंदरगाह भी हैं। और अभी इसी के लिए एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है भारत सरकार का, जिसे कहा जाता है सागर माला प्रोजेक्ट। ये सागर माला प्रोजेक्ट में जो है 6 मुख्य बंदरगाहों का विकास किया जाएगा, बंदरगाहों का जो है विकास किया जाएगा। तो इस कारण से हम अगर देखें तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है बंदरगाहों के बारे में पढ़ना, पोर्ट्स के बारे में पढ़ना। अब हम लोग जो है देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ मुख्य पोर्ट है, पश्चिमी क्षेत्र में कितने हैं, पूर्वी क्षेत्र में कितने हैं। तो कुल ये 13 बंदरगाह जो है हम जो है क्षेत्र के साथ और इनकी विशेषताओं के साथ हम जो है देखेंगे। तो इसी में हम लोग चालू करते हैं कि 13 बंदरगाह सबसे पहले हम देख लेंगे वेस्टर्न साइड में कितने हैं, पश्चिमी भाग में कितने हैं, वेस्टर्न या फिर पश्चिमी तट पर कितने हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे, पहले को बोला जाता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये कहाँ पर है, तो न्यावा शेवा, और ये है बॉम्बे में। ये भारत का जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा, और साथ में याद रखेंगे कृत्रिम भी है ये सबसे बड़ा, आर्टिफिशियल, बॉम्बे में, यहाँ पर। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इसमें है कांडला। कांडला ये है गुजरात में। फिर हम देखेंगे इसके बाद अगला बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये भी मुंबई में ही है ट्रस्ट, मुंबई में है। फिर जब हम नीचे आएंगे तो यहीं पर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट भी है। फिर नीचे जब आएंगे तो हम देखेंगे इसके अलावा मरमा गांव, ये है गोवा में, गोवा में है ये वाला पोर्ट। फिर और नीचे आएंगे तो हमको दिखेगा मैंगलोर। कहाँ है मैंगलोर, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटका में है। फिर हम आएंगे और नीचे तो केरला में,
यहाँ पर है कोच्चि, कोच्चि है केरला में। तो ये पोर्ट्स हैं कुछ जो हमको याद रखना ज़रूरी है। और इसके साथ ही याद रखेंगे कि ये कोच्चि पोर्ट जो है वेम्बनाड झील के पास है, वेम्बनाड लेक के पास है। तो ये कुछ जो पोर्ट होगा ये सारे के सारे कहाँ हैं, तो वेस्टर्न साइड में ये सारे पोर्ट्स हैं, तो इनके बारे में याद रखना ज़रूरी है। JNPT जो है न्यावा शेवा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है, बॉम्बे में स्थित है, मुंबई में स्थित है। फिर उसके बाद हम आएंगे कांडला। तो कांडला कहाँ है, गुजरात में स्थित है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है, बॉम्बे में स्थित है। मरमा गांव कहाँ है, गोवा में है। मैंगलोर है कर्नाटक में, और कोच्चि है हमारा केरल में। तो ये हो गए हमारे पश्चिमी तट पर स्थित पोर्ट। इसी तरह हम जो है वेस्टर्न के बाद जो है ईस्टर्न में कौन से पोर्ट स्थित हैं उनके बारे में भी उनकी लिस्ट जो है देख लेते हैं। तो ईस्टर्न साइड कौन से हमारे पोर्ट्स स्थित हैं। तो ईस्टर्न में हम देखेंगे, नीचे से ही चालू करते जाएंगे, तो चेन्नई में सबसे पहला, चेन्नई में हम देखेंगे है, चेन्नई तमिलनाडु में है। उसके बाद वहाँ से ऊपर जाएंगे तो एन्नोर, एन्नोर ये भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में और ऊपर आएंगे तो एक और पोर्ट है तूतीकोरिन बोला जाता है जिसे, तूतीकोरिन, ये भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो 3 पोर्ट हमें दिख गए, कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, इसके अलावा एक और पोर्ट हम देखेंगे जो है अंडमान निकोबार में, जो कि है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक, फिर हम देखेंगे ऊपर विशाखापट्टनम, ये है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है डीपेस्ट, सबसे गहरे पोर्ट में है, भारत के सबसे गहरे पोर्ट में है। ऊपर हम आएंगे और तो हमें मिलेंगे पारादीप, ये है उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा में है ये। और कोलकाता में एक है जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो कुल मिलाकर जो है सारे पोर्ट हमें जो है स्टेट के साथ याद रखना है। इसमें से कुछ खूबियाँ जो है विशाखापट्टनम का प्लस पोर्ट ब्लेयर वाला जो है ये याद रखेंगे, ये यहाँ पर स्थित है। तो ये इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ग्लोबली अगर देखा जाए तो। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, विशाखापट्टनम स्थित है कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये सबसे गहरा पोर्ट है। पारादीप है उड़ीसा में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो इस प्रकार जो है ये सारे जो है द्वीप, सारे जो पोर्ट हैं भारत के, वो आपको याद रखना है स्टेट्स के साथ, किस स्टेट में स्थित हैं। और वो जो शुरू में कुछ फैक्ट लिखा है वो अगर कहीं आपको कोट करने को आ जाए मेंस वगैरह में, तो वहाँ पे भी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब जो नया टॉपिक हम लोग अब देखने वाले हैं वो है द्वीप समूहों के बारे में। तो 2 मेजर द्वीप समूह हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और साथ में है लक्षद्वीप। तो अगला लेक्चर जो हमारा उसी के बारे में होगा। थैंक यू।